हेलो बच्चों, मैं दीपक सिंह, मास्टर्स स्टूडेंट ऑफ आईटी कानपुर। हम क्लास 12th का लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, बायोमोलिक्यूल्स। हम आज पढ़ेंगे डाई सैकेराइड्स। ठीक, डाई सैकेराइड में हमें पढ़ना क्या क्या है? तो डाई सैकेराइड में हमें माल्टोज पढ़ना है, सुक्रोज पढ़ना है एंड लैक्टोज पढ़ना है। ये तीन चीजें हमें पढ़नी है, तो हम एक एक करके शुरू कर रहे हैं। पहला हम पढ़ेंगे सुक्रोज। अब सुक्रोज क्या होता है? तो सुक्रोज हमारा बनता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज से। ग्लूकोज किससे बनता है? जब हमारा ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, और ज्यादा अगर स्पेसिफिक लिखोगे तो हम ऐसे लिखते हैं कि ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रुक्टोज। अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रुक्टोज का कंडेंसेशन कराओ आपस में। कंडेंसेशन का मतलब समझते हो ना? वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालना। तो यदि आप वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालोगे तो आपका बनता है यहाँ पे सुक्रोज। कुछ इस तरीके से सुक्रोज फॉर्म होता है। इसका जस्ट अपोजिट रिएक्शन भी कहते हैं कि अगर आपको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनाना है तो सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करा दो। अगर अपोजिट आओगे तो हम क्या कहेंगे? हाइड्रोलिसिस करा दो। और इधर से जाओगे तो हम क्या कहेंगे कि इसका डिहाइड्रेशन कराओ। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालो, ठीक है? या कंडेंसेशन करा रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल। कंडेंसेशन का मेन तो मतलब यही होता है कि वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, पर ऐसा भी होता है कि हम जो वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकला उसे कंडेंस करके अगर उसी में ले रहे हो या बाहर निकाल रहे हो। ठीक, तो अभी देखो, कुल मिला के इसमें से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालना है। ठीक, अल्फा डी ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होगा? C6H12O6। ऐसे बीटा डी फ्रुक्टोज का भी फॉर्मूला यही होगा, C6H12O6। इनका स्ट्रक्चर अलग अलग होगा बट फॉर्मूला सेम ही होता है। ये मैं बता चुका हूं आपको, तो ये आप एक बार नोट कर लेना। तो मैं आपको स्ट्रक्चर बना के बताता हूं कि ये कैसे बन रहा है। ठीक, देखो, अल्फा डी ग्लूकोज बनाना है। अब अपने से आप बनाओगे, अगर रिवाइज किया होगा तो आपसे बन जाएगा, नहीं किया होगा तो नहीं बनेगा। मैं आपसे अपेक्षा कर रहा हूं, हिंदी तो समझते हो ना? होप, आशा कि आप ये बना लोगे। अच्छा, फ्रुक्टोज में तो 5 मेंबर रिंग होता है ना, तो ऐसे बना लेते हैं। OH CH2OH और फिर आपका OH 1 2 थर्ड कार्बन पे चेंज होता है ना, तो राइट में H आता है तो H नीचे आएगा, OH ऊपर जाएगा, फिर OH H, फिर आपका CH2OH और H। ठीक है, आई थिंक आप देख पा रहे होगे कि सही बना है। अब देखो, जब आप अगर बुक में देखोगे तो इस तरीके से नहीं बना। अगर नंबरिंग आप देखो ना, तो नंबरिंग मैंने कुछ ऐसे, हमारा नंबरिंग है, क्योंकि यहाँ सारा खेल नंबरिंग का है कि आप कैसे नंबरिंग कर रहे हो। तो हमारा कार्बन नंबर 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है, 5 ये है, 6 ये है। ठीक है, यहाँ पे हमारा कार्बन नंबर 1 ये है, ये 2 है, ये 3 है। जब मैं पहले से जैसे बनाता आ रहा हूँ वैसे ही मैं यहाँ पे भी बनाया हूँ। ठीक है, अब इसमें जो अल्फा और बीटा, अल्फा डी ग्लूकोज, ये क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज, और ये आपका है बीटा डी फ्रुक्टोज। ठीक है, तो अब ये दोनों कंडेंस होंगे, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। पर याद रखना है कि किस किस कार्बन से हमें बॉन्ड बनवाना है।
तो यहाँ पे C1C2 क्या बॉन्ड फॉर्म होता है, C1C2। C1 कार्बन है आपका ग्लूकोज का और C2 कार्बन है आपका फ्रुक्टोज का। तो ये आपका C1 कार्बन यहाँ पे है और C2 कार्बन यहाँ पे है। तो या तो आप इसको यहीं नीचे लिख के बना लो या इसको पलट के बना लो। आपके बुक में इसी को ऐसे पलट दिया गया है। तो OH नीचे आएगा, यहां CH2OH ऊपर आएगा। कैसे बनाया है देखो, इसको जस्ट ऐसे जैसे पलटोगे ना तो यहां पे देखो सेकेंड कार्बन इधर आएगा, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ऐसे, सेकेंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे, फिफ्थ यहाँ पे, और ये 6 ऊपर है तो 6 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ऐसे कुछ इस तरीके से बनाया गया है। और ऐसे जब करोगे आप तो CH2OH यहाँ पे ऐसे देखो, ऐसे है ना, ऐसे मान लो, यहाँ पे मान लो कि ऐसे ये प्लेन है, ठीक, ये OH ऊपर है, इस प्लेन में ये O वाला O5 मेंबर ये रिंग का प्लेन है, OH ऊपर है, CH2OH नीचे है। हमने इसको ऐसे पलट दिया, समझ में आ रहा, ऐसे प्लेन में ये OH ऊपर है, CH2OH नीचे है, यहाँ CH2OH ऊपर है, H नीचे है, तो ऐसे हमने पलटा तो ये CH2OH यहाँ वाला नीचे है, यहाँ CH2OH ऊपर चला गया, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा CH2OH और ये CH2OH यहाँ आ जाएगा OH नीचे, ठीक है। और फिर थर्ड वाले कार्बन पे H ऊपर हो जाएगा, OH नीचे हो जाएगा, यहां पे OH ऊपर हो जाएगा, H नीचे हो जाएगा, यहां पे H ऊपर हो जाएगा और CH2OH नीचे हो जाएगा। अभी समझ में आ रहा, ठीक है बच्चों। ये आपके एनसीईआरटी में जो सुक्रोज का स्ट्रक्चर दिया है वो गलत दिया हुआ है। आप देखोगे ना तो यहाँ ये फिफ्थ कार्बन पे यहाँ पे OH दिया हुआ है, अगर आपको कैमरा में दिखे तो ये 287 पेज पर है। आप अगर ओपन करके देखोगे तो यहाँ फिफ्थ कार्बन पे CH2OH के साथ H दिया हुआ है, जबकि CH2OH के साथ यहाँ पे OH दिया है पर H आएगा, तो ये यहाँ पे ये गलत है, ये OH नहीं होगा, H होगा, ठीक है, लास्ट वाले कार्बन पे। अगर आपको अगर चेक करना है कि क्या ये जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है कि नहीं, तो ये देखो, ये बीटा डी फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है ना, अल्फा डी ग्लूकोज यहाँ पे है, बीटा डी फ्रुक्टोज राइट साइड में है। तो नंबरिंग किया हुआ है फिफ्थ कार्बन पे CH2OH और OH 2 लगाया है ना फिफ्थ कार्बन पे, जबकि यही आप उसके जस्ट पहले वाले 286 पेज पे देखोगे तो यहाँ पे बीटा डी फ्रुक्टोज में फिफ्थ कार्बन पे CH2OH और H लगा हुआ है, CH2OH और H फिफ्थ कार्बन पे, जबकि यहाँ पे फिफ्थ कार्बन पे आपका CH2OH और OH लगा हुआ है, ठीक। तो ये आप यहाँ पे करेक्ट कर लेना, OH नहीं H होगा, ठीक। देखो अब ये स्ट्रक्चर हमारा बन गया, अब कुछ भी नहीं करना, जस्ट देखो कैसे बनता है सुक्रोज। फर्स्ट कार्बन C1 यहां से, ये OH और ये OH, ये आपस में बॉन्ड फॉर्म करेंगे। कैसे, वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालना है, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा जब, तो कुछ इस तरीके से होगा कि एक जगह से OH ले लो किसी एक जगह से और दूसरे जगह से आपका H ले लो। देखो एक जगह से यहां से हमने OH लिया, यहां से H लिया, H2O बाहर हो जाएगा, इस ऑक्सीजन के थ्रू डायरेक्ट यहां पे जुड़ जाएगा। तो देखो स्ट्रक्चर क्या फॉर्म होगा अगर ये जब बनाओगे तो आप, ये मैंने इसी से बनाया है, इससे बनाते हैं या जैसे बना है एकदम वैसे ही बनाता हूं यहाँ पे, आप अपने से बनाओ आप, बाकी चीजें जैसे हैं वैसे रहेंगे, उनमें कुछ भी हमें छेड़छाड़ नहीं करना। CH2OH, यहाँ पे H, H, OH और यहाँ पे आपका H है, OH है, इधर OH है, H है। अब यहां से O के थ्रू हमें जोड़ना है और ये H है, इस वाले कार्बन से O के थ्रू इधर जोड़ना है। तो देखो अभी कैसे जुड़ेगा, मैं इसको भी बना देता हूं इधर बगल में। ठीक है, यहां पे ऐसे इसको लाके जोड़ देना है
और बाकी CH2OH जैसे है वैसे ही रहेगा, उसमें कुछ भी नहीं करना। इधर H OH OH H, ये आपका CH2OH और ऊपर आपका H है। देखो इस तरीके से बॉन्ड बनता है। ये आपका C1 कार्बन है, ये क्या है, ये आपका C1 कार्बन और ये आपका C2 कार्बन है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन, यहाँ से ये 1 2 3 4 5 ये 6 कार्बन। अभी समझ में आ रहा कि हमने कैसे बनाया है? अब आप अपनी एनसीईआरटी से मिलाओ। फिफ्थ कार्बन पे CH2OH HOH OH H HOH CH2OH ऑक्सीजन के थ्रू सेकेंड कार्बन जुड़ा है HOH OHH, और फिर बस ये वाला पार्ट फिफ्थ कार्बन वाला आप सही कर लेना, एनसीईआरटी में वहां पे गलत है। ठीक, अब ये वाला जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा ना, ये इस बॉन्ड को कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो जब भी दो मोनोमर कार्बोहाइड्रेट के मिलके और एक डाइसैकेराइड बनाते हैं या कई मोनोमर मिलके पॉलीसैकेराइड बनाते हैं, तो जिस बॉन्ड से वो एक दूसरे से मिक्स होते हैं ना, बॉन्ड बनाते हैं, बंधते हैं, उनको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये पूछा जाता है जब आप अभी प्रोटीन भी जुड़ते हैं, उनका अलग होता है, उनका जो नेम होता है। तो अभी 2-3 साल पहले जेईई या नीट में कहीं पे पूछा गया था, ऐसे नाम पूछा गया था कि ये जो दो कार्बोहाइड्रेट मिलके जो बॉन्ड बना रहे हैं उस बॉन्ड का क्या नाम है। 3-4 ऑप्शन दिया था, उसी में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी था। तो आपको याद रखना है कि जब भी दो मोनोमर यूनिट कार्बोहाइड्रेट के जुड़ते हैं तो आपका जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं, और यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा। और याद रखना है ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसके किसके बीच में हो रहा, तो C1 एंड C2 के बीच में। C1 आपका ग्लूकोज का है और C2 आपका फ्रुक्टोज का है। ये भी याद रखना है, ऐसा नहीं कि हमने C1 फ्रुक्टोज का ले लिया और C2 ग्लूकोज का कर दिया, तो ये नहीं होना चाहिए। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर हम C1 C2 कह रहे हैं कि C1 C2 के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो रहा, तो ये याद रखना है कि ये किसके, C1 किसका है, C2 किसका है। ठीक है, तो अब ये कैसे याद रहेगा, तो अगर मान लो आपने ऐसे ऑर्डर में याद रखा कि जो सुक्रोज होता है ग्लूकोज फ्रुक्टोज से बनता है, अब ये ऑर्डर आपको फ्रुक्टोज ग्लूकोज नहीं कहना है, हमेशा ग्लूकोज फ्रुक्टोज कहना है। ऐसा नहीं है कि फ्रुक्टोज और ग्लूकोज कह दो, गलत हो जाएगा। पर यदि आप इस ऑर्डर में याद रखो कि ग्लूकोज फ्रुक्टोज से बनता है, तो हमेशा याद रखें कि तो ग्लूकोज पहले आया तो C1 ग्लूकोज का है और फिर फ्रुक्टोज बाद में आया तो C2 फ्रुक्टोज का है। तो अगर इस ऑर्डर में आप याद रखे हो तब तो आपका C1 C2 ध्यान दे लोगे। बट यदि आपने उस ऑर्डर को आगे पीछे कर दिया, फ्रुक्टोज ग्लूकोज कर दिया, तो फिर C1 C2 में कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ये भी पूछा जा चुका है कि C1 C2 होता है, C1 C4 होता है, C1 अगर C2 होता है तो ग्लूकोज का होता है या फ्रुक्टोज का होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको एकदम अगर पढ़ रहे हो तो एकदम ध्यान से पढ़ना है कि C1 किसका है, C2 किसका है। ठीक है, तो ये आप लिख लो पहले, और एनसीईआरटी में इसे जरूर ठीक कर लेना, H होगा, OH नहीं होगा वहां पे। ऊपर यहाँ पे डाल लो फॉर्मेशन ऑफ सुक्रोज। ठीक है, तो ये अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रुक्टोज मिलके आपका ये क्या बना है, ये आपका बना सुक्रोज। ठीक, आगे चल रहा हूं मैं। तो ये हुआ आपका सुक्रोज का। सुक्रोज के बाद आपका सेकेंड है जो पढ़ना है आपको, वो पढ़ना है माल्टोज। क्या पढ़ना है, माल्टोज। अब माल्टोज किससे फॉर्म होता है, तो माल्टोज फॉर्म होता है अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज, दोनों अल्फा डी ग्लूकोज ही रहते हैं। अगर उन दोनों को आपस में मिलाओगे, वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालोगे डिहाइड्रेशन करा के, तो आपका जो बनेगा वो बनेगा माल्टोज। तो अल्फा डी ग्लूकोज प्लस
अल्फा डी ग्लूकोज। तो यहां से बनता है आपका माल्टोज। ठीक है, यहां से वाटर मॉलिक्यूल को हमें बाहर निकालना है, और ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है वो C1C4 होता है। क्या होता है? C1C4। माल्टोज में आपका C1C4, यानी कि एक अल्फा डी ग्लूकोज का जो OH आएगा वो C1 कार्बन से आएगा, और दूसरे का जो OH आएगा वो C4 कार्बन से आएगा। तो देखो यहां बना लेते हैं जल्दी से, आप देख के नहीं बनाओगे, कोशिश करो कि आपको अपने से बना पाओ। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज में यहाँ पे H होगा, राइट में OH आता है तो OH राइट वाले नीचे जाते हैं, फिर सेकेंड कार्बन पे भी OH ही आता है, यहाँ पे H होता है राइट में, यहाँ पे OH, H, CH2OH हमेशा ऊपर होता है, और ये है आपका H। देखो ये 1 2 3 4 यहीं बगल में आ जाएगा, OH, H, OH, H, H, OH, यहाँ पे भी OH, और यहाँ पे H, H नीचे, CH2OH ऊपर। ये अपने से आप बनाओगे। ठीक है, अब देखो यहां से कैसे बाहर निकालोगे, तो एक जगह से H, एक जगह से OH। नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग में देखो कैसे आएगा, ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन, इधर करोगे तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन। तो देखो ये C1 कार्बन है, ये C4 कार्बन है, तो C1 C4 के बीच में यहाँ बॉन्ड बनने वाला है। ठीक है, किसके किसके बीच में? C1 C4 के बीच में। H2O को बाहर निकालना है, यहां से देखो एक जगह से OH, एक से H लिया, अब ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ जाएगा। तो बस जल्दी से यहां से बना लेते हैं। ये ऑक्सीजन के थ्रू यहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे H होगा, ये H होगा, ये H, ये CH2OH, OH, H, OH, H, H, OH, यहाँ पे OH, H, H, OH, OH, H, CH2OH, और ये हुआ H। ठीक है, अब देखो ये जो फिर से ऑक्सीजन के थ्रू जो बॉन्ड बना, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। किसके किसके बीच में बना है? तो ये बना है C1C4 के बीच में, ये मैं यहीं पे लिख चुका हूं। ठीक, क्या क्या मिलके बना है? तो अल्फा डी ग्लूकोज और सेकेंड मॉलिक्यूल भी अल्फा डी ग्लूकोज। तो अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज दो के आपस में मिलने से जो बन रहा वो हमारा माल्टोज बन रहा। तो ये आपका है अल्फा डी ग्लूकोज, ये भी है आपका अल्फा डी ग्लूकोज, और यहाँ फॉर्म क्या हुआ? ये जो आपका फॉर्म हुआ इसका क्या नाम है? माल्टोज। इसका नाम है माल्टोज। ठीक है, अब इस चैप्टर को बायोमोलिक्यूल को आप अपने से भी एक बार एनसीईआरटी रीड करोगे। ठीक, स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म हो रहे हैं, प्रोडक्ट कैसे मिल रहा, कौन कौन बना के मिल रहा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बट उसमें कुछ थ्योरेटिकल चीजें हैं जो इंटरेस्टिंग हैं, तो वो भी अगर आप पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो ये आप एक बार लिखो, नोट करो जल्दी से कि माल्टोज कैसे बनता है। हाँ, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोनोमर यूनिट ऑफ माल्टोज, यानी कि
किन किन मोनोमर यूनिट से मिलके माल्टोज बनता है। तो 4 ऑप्शन आपको दे देगा, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, बीटा डी फ्रुक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज, ऐसे करके बना के देगा आपको। तो उसमें आपको देखना है कि हाँ हमारा वाला ऑप्शन कौन सा है, माल्टोज किससे बनता है, तो अल्फा डी ग्लूकोज से बनता है। ठीक, इसे नोट करो जल्दी से आप। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ना है जो थर्ड डाइसैकेराइड है, वो है आपका लैक्टोज। पता है दूध में यही मिलता है, लैक्टोज ही, मीठा होता है ना दूध, तो वो लैक्टोज के कारण होता है। ठीक है, एक आध बार शायद ये भी पूछा गया है। लिख लेना वहां पे, फाउंड इन मिल्क। अब ये कैसे बनता है, तो ये बनता है आपका गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज से मिलके। बीटा डी, अब गैलेक्टोज तो मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, गैलेक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज, इससे क्या बनेगा आपका, फिर से ये C1C4 बनता है। इसे लिख लो पहले, आपको बनेगा यहां पे लैक्टोज, और ये किसके किसके बीच में होके बनेगा, तो ये भी बनेगा आपका C1 एंड C4, H2O मॉलिक्यूल बाहर जाएगा। ठीक, गैलेक्टोज कैसा होता है, तो आगे ना पहले आप ग्लूकोज लिखो, बीटा डी ग्लूकोज, फिर आपको मैं बताता हूं कि गैलेक्टोज कैसे बनता है। ठीक, अल्फा में क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज में राइट साइड OH आता है, तो राइट वाले नीचे जाते हैं। जब हम फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाते हैं तो राइट वाले को नीचे लिखते हैं, और अल्फा में OH राइट में आता है, बीटा में OH लेफ्ट में जाएगा, तो लेफ्ट में जाएगा तो वो ऊपर जाएगा। C1 कार्बन की पे बात कर रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 ऊपर आएगा, तो OH यहां पे ऊपर है, H OH H OH H H OH OH H H और CH2OH 6 कार्बन पे ऊपर रहेगा। ये तो बनाना आप सीख गए होगे। अब देखो फिर से ना आप ग्लूकोज ही बनाओ यहाँ पे, क्योंकि इसी से मैं आपको बनाना सिखा रहा हूं। ग्लूकोज कैसे बनाते हो, बीटा बनाना है तो बीटा डी ग्लूकोज ही बनाओ, एकदम सेम यही बनाओ। H यहाँ पे, OH यहाँ पे, फिर यहाँ पे OH H, इधर आपका है H OH, इधर आपका है OH, यहाँ पे H, ये है H और ये है CH2OH। अभी ये क्या बना है, ये भी बीटा डी ग्लूकोज है, ये भी बीटा डी ग्लूकोज है। गैलेक्टोज कैसे बनता है, तो गैलेक्टोज बनता है आपका C4 कार्बन पे आपको चेंज करना है बस। ये 1 2 3 4 5 और ये ऊपर 6, ऐसा हो गया। अब देखो यहां C4 कार्बन पे OH नीचे है, C4 कार्बन पे OH नीचे है और H ऊपर है, ये दोनों बीटा डी ग्लूकोज है। हमें करना यह है कि C4 कार्बन पे इसको चेंज करना है, OH को ऊपर H को नीचे। क्या किया हमने, C4 कार्बन पे OH को ऊपर कर देना है, H को नीचे कर देना है, आप ग्लूकोज से गैलेक्टोज में पहुंच जाओगे। समझ में आ रहा है, C4 कार्बन पे OH और H का जो स्टीरियो है उसे चेंज करना है, अप से डाउन, डाउन से अप। तो बस देखो हमने क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे हम यहाँ करेंगे OH नीचे है तो यहाँ पे OH ऊपर और H नीचे, ये ग्लूकोज है, ये गैलेक्टोज है। और इस OH को ऊपर लिखे बीटा है, नीचे कर देंगे C1 कार्बन पे तो अल्फा हो जाएगा। तो ये आपका है बीटा डी ग्लूकोज और ये है आपका बीटा डी गैलेक्टोज। समझ में आ रहा। अब फिर से देखो यहां पे हम जैसे ही बोल रहे C1 C4 OH आपस में कंबाइन होंगे, C1 C4, तो हम C1 कह रहे हैं गैलेक्टोज का
और C4 कह रहे हैं ग्लूकोज का। तो अगर आप गैलेक्टोज, अगर आपसे कोई पूछे कि लैक्टोज किससे बनता है, तो यदि आप ग्लूकोज और गैलेक्टोज बताओगे तो इसका मतलब यह है कि C1 C4 बताते हो तो C1 हो जाएगा आपका ग्लूकोज का, C4 हो जाएगा गैलेक्टोज का। इसलिए आपको ये ऑर्डर याद रखना है कि हमें पहले गैलेक्टोज ग्लूकोज बताना है। अगर कोई भी पूछता है कि लैक्टोज किससे बनता है तो हमें गैलेक्टोज ग्लूकोज से बनता है, और फिर आप C1 C4 लिखोगे तो इसका मतलब है कि गैलेक्टोज से C1 आएगा और ग्लूकोज से C4 आएगा। तो देखो कैसे आएंगे ये। अब देखो यहां से OH और ये H ऐसे बाहर निकलेगा, OH और H, ये OH और ये H, H2O मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, ऐसे बॉन्ड बन जाएगा ऑक्सीजन के थ्रू, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब जल्दी से आप बना लो क्योंकि आप बनाना सीख गए हो। तो जस्ट CH2OH H OH H, यहां पे H OH OH H OH, और ये तो OH नहीं है ऑक्सीजन के थ्रू, तो हमें इसे जोड़ना है, तो ऊपर वाले को भी ऐसे ही रहने देते हैं। इधर भी बना लेते हैं। ग्लूकोज में यहां पे OH है H, इधर OH H, C3 कार्बन पे H OH, और C4 कार्बन पे हमारा क्या है, यहाँ पे OH है ना, हाँ, और ये CH2OH और इधर H। अब देखो S कार्बन के थ्रू हमें ऑक्सीजन से ऐसे जोड़ना है। समझ में आया? देखो ऐसे ही जुड़ा है ना, ऐसे C4 कार्बन से ये ऑक्सीजन, ये वाला जो ऑक्सीजन बच रहा है, इस ऑक्सीजन के थ्रू यहां से ऐसे जुड़ जाएगा। H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, क्या होगा -H2O, और किसके किसके बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो रहा है, तो ये हो रहा है C1 C4 के बीच में। ये आपका C1 कार्बन है, ये आपका C4 है। C1 आपका गैलेक्टोज का, C4 आपका ग्लूकोज का, और ये क्या बन गया, ये है लैक्टोज, ये है लैक्टोज। तो यदि आपको ये पता है कि लैक्टोज किससे बनता है और उसके मोनोमेरिक स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, तो आपको लैक्टोज का स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है, आप बना लोगे। C1 C4 से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालो और जस्ट ऐड कर दो ऑक्सीजन के थ्रू, और ये जो लिंकेज बन रहा, इस लिंकेज को कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जब भी ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड बनेगा। ठीक है, नोट करो इसे जल्दी से। ठीक है, नोट कर लिया। अब हमारा जो डाइसैकेराइड का पार्ट था, जो 3 पढ़ने थे, वो खत्म हो गया। अब हमें पॉलीसैकेराइड पढ़ना है। पॉलीसैकेराइड में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो 2 पढ़ना है, स्टार्च एंड सेलुलोज। ठीक, तो ये नोट अगर कर लिया आप, तो हम शुरू करने जा रहे हैं पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। पॉलीसैकेराइड में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो हमें पढ़ना है स्टार्च एंड सेकेंड आपको पढ़ना है सेलुलोज। सेलुलोज, ठीक है। अब याद रखना है ये क्या है, ये है पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है आपका स्टार्च, और सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज होता है पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है आपका स्टार्च, और बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है आपका सेलुलोज। ठीक, अभी आपने पीछे पढ़ा था कि जो माल्टोज होता है वो अल्फा डी ग्लूकोज का डाइसैकेराइड। तो जब 2 अल्फा डी ग्लूकोज मिलते हैं तो आपको माल्टोज बनता है, पर जब 2 से अधिक आपस में लीनियर चेन बनाते हैं, फिर इसमें अभी आप पढ़ोगे कैसे क्रॉस चेन भी बनता है, तो स्टार्च बनता है। ठीक है, तो अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर
स्टार्च और बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर सेल्यूलोज। ठीक, और ये सेल्यूलोज तो आपको पता है ये सब पेड़ से निकाले जाते हैं ना, तो जो आप ये पेपर यूज करते हो फिल्टर पेपर, वो सब सेल्यूलोज पेपर ही होते हैं। और जो स्टार्च होता है ये भी ज्यादातर पेड़ में पाए जाते हैं या हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। अब देखो हम पहला शुरू करने जा रहे हैं, क्या है? स्टार्च। स्टार्च जो होता है ना, ये दो चीज से मिलकर बना होता है। पहला क्या है? अमाइलोज, अमाइलोज, और दूसरा होता है अमाइलोपेप्टीन। पहला है अमाइलोज और दूसरा है अमाइलोपेप्टीन। ये पेप्टीन नहीं है, पेक्टीन है। ठीक है, तो ये दो, जब स्टार्च बनेगा तो उसमें अमाइलोज भी है, अमाइलोपेक्टिन भी है। अब इसमें कौन कितना है? तो अप्रोक्सीमेटली 18 से 20% के आसपास आपका होता है ये अमाइलोज, और 80% के आसपास आपका होता है अप्रोक्सीमेटली अमाइलोपेक्टिन। ठीक, ये डेटा है, ये पूछा जा चुका है। 18 से ये 15 लिखा हुआ है तो आप भी 15 ही लिख लो। उसमें पूछा गया था नीट में, वहां पे पूछा गया था कि जो अमाइलोज होता है, अमाइलोज या अमाइलोपेप्टिन होता है, इनका कॉम्बिनेशन कितना कितना होता है। ऐसे अलग अलग दे रखा था 30-40, 50-60, 50-50 ऐसे करके। तो वो आपको याद रखना है कि जो अमाइलोज होता है वो 15 से 20% के आसपास होता है, और अमाइलोपेक्टिन जो होता है वो 80% होता है। ठीक, अभी इनके बीच में डिफरेंस लिखा दूं यहीं पे, या अगले स्लाइड पे लिखवाता हूं। डिफरेंस between amylose and amylopectin क्या होता है? देखो इधर आप लोग लिख लो अमाइलोज, और इधर आप लोग लिख लो अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, क्या क्या होता है? तो पहला, इट इज 15 से 20% ऑफ स्टार्च। स्टार्च का 15 से 20% के आसपास अमाइलोज होगा, और यहां पे इट इज 80% ऑफ स्टार्च। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या होगा? दूसरा आपका जो अमाइलोज होता है वो लीनियर चेन होगा। इट इज अ लीनियर चेन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, और यहां पे ये आपका होगा, इट इज चेन ऑफ, वही अल्फा डी ग्लूकोज से बनता है तो अल्फा डी ग्लूकोज ही होगा। अल्फा डी ग्लूकोज का ये लीनियर चेन होता है, वो ब्रांच होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें से जो अमाइलोज होता है वो आपका सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल। थर्ड आप लिख लो, इट इज वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। ठीक है, और जो अमाइलोपेक्टिन होता है इट इज वाटर इनसॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल। ठीक है, फोर्थ आप लिख लो,
C1C4 linkage will be present. यहां पे C1C4 लिंकेज होता है और यहां पे आपका C1C4 एंड C1C6 लिंकेज both will present. ठीक, तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है कि अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में क्या क्या डिफरेंस होता है। एक 15 से 20% होता है स्टार्च का, दूसरा 80% के आसपास होता है स्टार्च का। ये आपका लीनियर चेन होता है, अभी मैं बना के सबको दिखाऊंगा। वो आपका लीनियर के साथ ब्रांच निकले होते हैं। यहाँ पे ये वाटर सॉल्युबल होता है, वो ब्रांच होता है इसलिए वाटर सॉल्युबल नहीं होता, इनसॉल्युबल होता है। यहाँ पे आपका केवल C1C4 होता है और यहाँ पे C1C4 से ऐसे लीनियर बनता है, बट फिर C6 से, ये C1C4 में लिख दिया हूँ क्या, इसे C6 कर लो, C1C6। और C6 से जब जाता है तो वहां पे ब्रांच निकलता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा जो CH2OH ऊपर जा रहा था ना, जब हम अल्फा डी ग्लूकोज यहाँ पे बना रहे थे, देखो इसके पीछे वाले में ये जो CH2OH ऊपर है ना, तो इससे अभी आगे देखोगे आप कि कैसे ब्रांच निकलते हैं। ठीक ठीक, देखो अब हम पहले आगे स्टार्च का अमाइलोज देख रहे हैं। अमाइलोज तो ये तो बहुत आसान है, अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर बनाना है बस। तो देखो अल्फा डी ग्लूकोज कैसे बनता है। अल्फा डी ग्लूकोज बनाओ जल्दी से, अपने से देख के बनाओगे आप, देखो बन रहा है आपसे कि नहीं। ठीक है, एक और बना लो। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज में क्या होता है, ये 1 कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, 6 ऊपर होगा। 1 2 3 4 5 6 ऊपर जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अगर आपको बोरिंग हो रही है तो लेक्चर आप स्पीड करके देख लो और स्ट्रक्चर आप बना लो या पॉज करके अपने से, क्योंकि स्ट्रक्चर तो आपको बनाना ही पड़ेगा। राइट साइड में यहाँ OH आएगा, यहाँ पे H आएगा, ये OH होगा, H होगा, यहाँ H OH OH H, यहाँ पे H CH2OH, यहाँ पे OH H OH H H OH OH H, यहाँ पे H, ये CH2OH होगा ना 6 कार्बन पे, 6 पे यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे OH H H नहीं होगा, यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे H होगा, ये H OH OH H CH2OH, सॉरी CH2OH हमेशा ऊपर लिखा जाता है, CH2OH, फिर यहाँ पे OH H OH H H OH, यहाँ पे OH H H CH2OH। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनाना सबसे बड़ा वाला काम है। अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना नहीं आएगा तो फिर आप नहीं कर पाओगे। अब देखो क्या होगा, C1C4 लिंकेज करना है। अमाइलोज में क्या होगा, C1C4 लिंकेज, C1C4 लिंकेज। अब देखो ये C1, इसका C4, यहां से H2O मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, यहां से C1, यहां से C4, यहां से H2O मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, यहां से C1, ये C4, यहां से H2O मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, ये C1 इधर कहीं से C4 आएगा, बाहर हो जाएगा, यहां से इधर फिर से बाहर हो जाएगा। समझ में आ रहा? तो इस तरीके से आपका अमाइलोज बनता है।
समझ में आ रहा? ये अल्फा डी ग्लूकोज C1C4 लिंकेज, C1C4 लिंकेज, C1C4 लिंकेज, इसके आगे फिर से बनेगा C1C4 लिंकेज। ठीक, तो अब मैं आपको यहीं पे बना के दिखा रहा हूं, मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा। तो देखो कैसे बनाएंगे हम, ये वाला इसको हटाया हमने, यहां इसको हटाया, यहां इसको हटा दिया, ये इसको हटाया और इसको हटाया। अब देखो इसके ऑक्सीजन के थ्रू हम जोड़ दिए, ऑक्सीजन के थ्रू हमने जोड़ा, यहां पे भी ऑक्सीजन के थ्रू हमने जोड़ा, और ये ऑक्सीजन के थ्रू इधर जुड़ेगा, इधर से यहां पे ऑक्सीजन के थ्रू इधर हो जाएगा। अभी समझ में आ रहा? तो ये अमाइलोज है, यहां से H2O मॉलिक्यूल बाहर निकला, यहां से भी ये H2O मॉलिक्यूल बाहर निकला, तो ये है लीनियर चेन। क्या है? लीनियर चेन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। और क्या हुआ है? C1C4 लिंकेज। और यहां जब दोनों अल्फा डी ग्लूकोज ही है तो याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है कि C1 किसका है, C4 किसका है। ऑब्वियसली दोनों सेम ही है, तो आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम ही बनेगा। तो इसका C1, एक का C1, दूसरे का C4, फिर से एक का C1, दूसरे का C4, फिर से C1C4। इस तरीके से आपका बनता है अमाइलोज का स्ट्रक्चर C1C4 लिंकेज से। तो इसे जल्दी से आप नोट करो। पढ़ेंगे यहाँ पे अमाइलोपेक्टिन। क्या होगा? अमाइलोपेक्टिन। ये कैसे बनता है? तो एकदम जस्ट जैसे आपने पीछे वाला बनाया था, एकदम वैसे ही बनाना है आपको, जैसे आपने ये वाला बनाया था, एकदम यही वाला वहां पे कॉपी पेस्ट करो। ठीक है बच्चों, ये अब आप देख पा रहे होगे कि हमने ये स्ट्रक्चर बना लिए हैं। ये हमारा अमाइलोज का एक लीनियर चेन है, ये दूसरा अमाइलोज का लीनियर चेन है। और अगर आप देख पा रहे हो तो ये C1 1 2 3 4 5 6, यहां से करोगे तो C1 2 3 4 5 6। ऐसे ही अगर इधर आप करोगे तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहां भी करोगे तो 1 2 3 4 5 6। अब देखो जब भी एमाइलोज बनता है क्या होता है? दो, ये पूरा जो आपका अल्फा डी ग्लूकोज है उसका एक लीनियर चेन पॉलीमर यूनिट बनेगा। ठीक, दूसरा अमाइलोज बनेगा, उसका भी बनेगा। अब क्या होगा? अमाइलोपेक्टिन में एक्स्ट्रा कि ये C1 कार्बन 2 3 4 5 6, 1 कार्बन से 6 कार्बन, जो अमाइलोज के दो चेन है वो 1 से 6 का बॉन्ड फॉर्म होगा। ये दिख रहा है आपको? यहां से ये 6 कार्बन CH2OH जो होता है और 1 कार्बन, इधर लीनियर चेन ना बन के अगला नेक्स्ट यहां से ऐसे भी हो जाता है। जैसे ऐसा भी हो सकता है ना कि यहां से दोबारा एक मोनोमर यूनिट आए और इस OH के थ्रू जुड़े, तो हम कहेंगे कि अमाइलोज का ही लीनियर चेन बढ़ रहा। पर ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे लीनियर चेन का जो CH2OH ऊपर वाला पार्ट है वो इस OH C1 कार्बन से बॉन्ड फॉर्म करे, तब जब बनेगा तो हम इसे कहेंगे कि ये अमाइलोपेक्टिन बना। तो ऐसा होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होता है कंपेयर टू कि अमाइलोज के फॉर्म में ही रहे, जिसके कारण हमारा 80% के आसपास जो स्टार्च होता है उसमें अमाइलोपेक्टिन मिलता है। तो ये वाला बॉन्ड को यदि आप हटा दो यहाँ पे ऐसे, और इसको ऑक्सीजन के थ्रू ऐसे जोड़ दो, तो ये है आपका C1C6, C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और इसमें C1C4 तो ये वाला चेन बनाने के लिए तो C1C4 ये हुआ ही है, तो ये है आपका C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो अमाइलोपेक्टिन में आपका C1C4 एंड C1C6 दोनों बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में यही डिफरेंस होता है। तो ये वाला स्ट्रक्चर आप पिछले वाले से ही बना लोगे। बाकी ये इधर से ऐसा भी हो सकता है कि ये C4 से इधर बढ़ रहा हो,
इधर C4 से इधर बढ़ रहा हो, सॉरी C1 से बढ़ रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये C1 से नीचे किसी और से जुड़ जाए। तो जब भी ये ब्रांच बनता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ये बगल में ही होगा, ऐसा भी हो सकता है ना कि यहां से ये नीचे फिर से यहां C6 कार्बन से जुड़ जाए, C6 वाले से, या इधर C4 वाला नीचे इधर से जुड़े, या फिर से C6 से जुड़े। तो ऐसा भी होता है कि जब भी C1 C4 मिलता है या C1 C6 दोनों अगर प्रेजेंट है तो अमाइलोपेक्टिन बोला जाएगा। केवल C1 C4 लिंकेज प्रेजेंट है तब केवल लीनियर चेन बनेगा और तब वो आपका अमाइलोज होगा। तो ये आपका स्टार्च था जो 2 से मिलके अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन से मिलके बना होता है। ठीक, इसे आप नोट कर लो। फिर हमारा एक और पॉलीसेकेराइड है सेलुलोज, उसके बाद फिर आपका केवल स्ट्रक्चर और सॉरी उसका जो डिटर्मिनेशन होता है वो बच जाएगा। अगला आपका पॉलीसेकेराइड है सेलुलोज। सेलुलोज ये भी बहुत आसान है। जैसे अल्फा डी ग्लूकोज का जो पॉलीमर होता है उसे अमाइलोज कहते हैं, स्टार्च का पार्ट होता है। वैसे जो सेलुलोज होता है वो बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, सिंपल लीनियर चेन होता है। तो बस जल्दी से आप बीटा डी ग्लूकोज बना लो, लीनियर चेन। ठीक है, तो ये आपका बीटा डी ग्लूकोज है। इन बीटा डी ग्लूकोज में फिर से C1 C4 लिंकेज, सेलुलोज में क्या होता है C1 C4 लिंकेज। ठीक है, कैसे कैसे फॉर्म होगा, तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 4 कार्बन ये हुआ, यहां से 1 2 3 4 5 6 कार्बन। ठीक है, तो फिर से आप ये देखो, इसका C1 कार्बन, इसका C4 कार्बन, तो यहां से ये OH और OH, तो ये आपका ऐसे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। यहां से C1, यहां से ये C4, ऐसे ही यहां से फिर से ये, और इधर अगला चेन आएगा। इसका जो OH है इसके साथ यहां पे अगला चेन आएगा। तो इस तरीके से जब बॉन्डिंग फॉर्म होती है तो हम कहते हैं C1 C4 बीटा डी ग्लूकोज का तो सेलुलोज बनता है। तो इसे हटा देना है और मैं बना रहा हूं लिंकेज। अब ठीक है, देखो कैसे फॉर्म होगा, तो ये ऑक्सीजन के थ्रू ऐसे फॉर्म होगा, यहां ये ऑक्सीजन के थ्रू ऐसे फॉर्म होगा, इधर ये ऑक्सीजन के थ्रू ऐसे दूसरे मॉलिक्यूल फिर से आएगा, लीनियर चेन बनाएगा, और यहां ये ऑक्सीजन के थ्रू ऐसे फॉर्म होगा। तो ये आपका लीनियर चेन है, लीनियर चेन ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। और क्या फॉर्म कर रहा है ये, तो ये आपका स्ट्रक्चर है सेलुलोज का, सेलुलोज। ठीक, तो जब अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर बनता है तो अमाइलोज बनता है, बीटा डी ग्लूकोज का अगर पॉलीमर बनता है तो आपका सेलुलोज बनता है। ठीक है, और इस वाले स्ट्रक्चर में बस इतना याद रखना है कि C1 C4 लिंकेज होता है, कंडेंसेशन से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। अगर आपसे पूछा जाएगा तो ज्यादातर पूछा जाता है कि लिंकेज किसके किसके बीच में होता है और सेलुलोज का मोनोमरिक यूनिट क्या होता है। क्वेश्चन यहाँ से केवल 2 तरीके के बनते हैं। तो जितना भी आपका पॉलीसेकेराइड डाइसेकेराइड था ये वाले इस वाले लेक्चर में आपका कंप्लीट हो गया है। अगर कोई आपको दिक्कत होता है, कोई अगर परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वहां पे हम आपको बता देंगे। तो ये लेक्चर हम यहीं पे कंक्लूड कर रहे हैं। थैंक यू।